हर सभ्यता एक नए सवाल को जन्म देती और हर इतिहास एक नया निशान छोड़ जाता है। लेकिन भारत ने अपने जन्म की कहानी किसी किताब में नहीं लिखी, बल्कि उसने उसे पत्थरों में छिपा दिया, नदियों में बहा दिया, पहाड़ों पर उकेर दिया और मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। कुछ सालों बाद लोगों ने पत्थरों को उठाया, राख के कणों को पढ़ा और औजारों से सवाल किए। तब हमें पता चला कि भारत किताबों से नहीं बल्कि सभ्यता से महान था। दोस्तों, आज हम किसी राजा की कहानी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि राजा बनने से पहले के भारत को देखेंगे। आज हम धर्म नहीं पढ़ेंगे, धर्म के जन्म से पहले के समाज को देखेंगे। आज हम वेद नहीं पढ़ेंगे, वेद लिखे जाने से पहले के भारत को देखेंगे। क्योंकि आज की यात्रा उस पहले पत्थर से शुरू होगी जिसने इंसान का हाथ नहीं, उसकी सोच बदल दी। स्वागत है पाषाण से पन्नों तक भारत बनने की सबसे महान यात्रा में। आज जो यात्रा शुरू होगी वो सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, ये उस सवाल का जवाब है कि आखिर भारत कैसे बना। भारत की कहानी किताबों में नहीं लिखी गई तो हमें पता कैसे चला। दोस्तों, किताबों में लिखा इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन जिस इतिहास ने किताबें लिखना सिखाया उसकी कहानी सुनने के लिए आपका स्वागत है पाषाण से पन्नों तक। दोस्तों, मैं विपिन यादव अड्डा 24/7 जीएस विजन 360 पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाषाण से पन्नों तक की एक सुनहरी यात्रा, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सर्वप्रथम स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अगर आपसे कल आपके द्वारा किए गए कार्य के बारे में पूछा जाए तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, लेकिन वह किस बेस पर बता पाएंगे? मेमोरी की बेस पर। कल तक की मेमोरी सभी के पास होती है। लेकिन वहीं मैं आपसे एक साल पीछे की कहानी पूछूं तो क्या आप एक साल पीछे की कहानी बहुत इजीली बता पाएंगे स्पष्ट शब्दों में? हो सकता है ना बता पाए। फिर आप किसका सहारा लेंगे? हो सकता है कि आप लगातार अपनी डायरी मेंटेन करते हो तो उस डायरी के पन्नों को पलटे। हो सकता है व्हाट्सएप चैट के पन्नों को पलटे। हो सकता है एक साल पहले कोई वस्तु लेके आए, उसके बेस पर आप कुछ आइडिया लगा पाए। अर्थात आप किसी न किसी सोर्स के बेस पर एक साल पहले की कहानी बता पाएंगे। सही बोल रहा हूं मैं? जी। उसी तरीके से अगर मैं आपसे 25 लाख साल पहले की बात पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। फिर कैसे बता पाएंगे? हम स्रोतों के माध्यम से बता पाएंगे। तो दोस्तों, 25 लाख साल पहले क्या आपको लगता है कि लोग कुछ लिख पाते होंगे? धीमे धीमे लिखने का, बोलने का विकास हुआ। तो आज हम जो सोर्सेस की बात कर रहे हैं, मेनली इतिहास में दो प्रकार के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं, एक लिखित स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। लिखित स्रोतों के बेस पर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के बेस पर हम जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं उनकी बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे स्रोतों के माध्यम से इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं बात करूं साहित्यिक स्रोत का तात्पर्य क्या है? जो लिखित एविडेंस हमें मिले हैं। लिखित एविडेंस के बेस पर जब व्यक्ति ने लिपि विकसित कर ली, लिखना प्रारंभ कर लिया, उसके बाद उसने धार्मिक ग्रंथों को लिखना शुरू किया। धार्मिक ग्रंथों में हमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं बौद्ध एवं जैन साहित्य देखने को मिलते हैं। त्रिपिटक, अभिधम पिटक देखने को मिलेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ने को मिलते हैं। इनके बेस पर हम पता लगा पाते हैं इतिहास के बारे में। विदेशी यात्रियों का विवरण भी रहा, उन्होंने लिखे, जिसमें यूनानी, चीनी, अरबी आए हुए थे। लेकिन 25 लाख साल पहले जब लिखित विकास नहीं हुआ था, उस समय पुरातात्विक स्रोतों का हम अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों का तात्पर्य क्या है कि वहां पर अगर बहुत पुराने मंदिर, मस्जिदों के अवशेष मिले हैं, गुफाएं मिली हैं, अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उनके बेस पर हम पता लगा पाते हैं 25 लाख साल पहले की पूरी कहानी। दोस्तों, दो प्रकार के स्रोत, जिसमें पुरातात्विक स्रोतों की मैं बात करूं तो अभिलेख, सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तियां, चित्रकलाएं, गुफाएं,
ये सभी चीजें हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखते हैं और साहित्यिक स्रोतों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों कुछ स्रोत ऐसे भी हैं, जैसे मैं अगर बात करूं कॉइन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉइन की बात कर रहे हैं। अगर इस कॉइन पर किसी राजा महाराजा का चित्र अंकित है, किसी राजा का चित्र अंकित है और कुछ लिखा है, तो अगर कुछ लिखा है तो उस लिखे हुए के बेस पर हम उसे साहित्यिक स्रोत भी बोल सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वह केवल किसके अंतर्गत आएगा, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। अगर लिखा है तो वह पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोतों के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रही चीजें। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं गुफाओं की, मैंने बात की, किसकी बात की, मैंने आपसे गुफा की बात की। इस गुफा के अंदर अगर कुछ लिखावट है, कुछ लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है वह आपका साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएगा, और अगर कुछ नहीं लिखा मिल रहा है तो वह केवल पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही मंदिर मस्जिद, तो कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों हैं, और कुछ क्या है, केवल पुरातात्विक है, कुछ केवल साहित्यिक है। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे पांडुलिपि, किसकी बात करूं, मनुस्क्रिप्ट, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, पांडुलिपि। तो पांडुलिपि ऐसे पत्तों पर लिखी जाती है जो विनाशकारी होती थी, मतलब बहुत कोमल पत्तों पर लिखी जाती थी, तो जिन्हें लगातार बनाए रखने के लिए नए पत्तों पर लिखा जाता था, और जो लगातार कैसी होती जा रही थी, विनाशकारी होती जा रही, जिनका क्षय होता जाता है। तो ये मनुस्क्रिप्ट किसके अंतर्गत आती है, लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है, लिटरेरी यानी कि लिखित स्रोतों के अंतर्गत देखी जाएगी। लिटरेरी सोर्स के अंतर्गत। वही मैं बात करूं इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख, अगर मैं इंस्क्रिप्शंस की बात कर रहा हूं, यानी कि पत्थरों पर अगर कुछ लिखा हुआ है, पत्थर, तो वो पत्थर तो किसके अंतर्गत आ रहा है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका लिटरेरी स्रोत के अंतर्गत, है ना। तो इस तरीके से हम इतिहास के स्रोतों के बेस पर प्राचीन भारतीय इतिहास अर्थात इतिहास को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। किसके बेस पर, स्रोतों के बेस पर। तीन भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये तीन स्रोत हैं। अब अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करूं, सॉरी प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करूं, तो ये, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। लिपि और लैंग्वेज, देखिए लिपि क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है। जैसे लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, दो चीजें यहां हम समझ लेते हैं। जैसे हम मेनली क्या पढ़ते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ लिपियां हैं, इनकी क्या है, लिपियां। लिपियां क्या है, जैसे हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। इंग्लिश की लिपि क्या है, रोमन। अब सर लिपि से क्या तात्पर्य है, लिपि अर्थात स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये जो रोमन, इसकी जो लिपि है वो रोमन है, क्या है, जैसे ए बी सी। तो अगर इस लिपि के अंतर्गत हम लिख रहे हैं, है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, रोमन लिपि के अंतर्गत। अगर हम लिख रहे हैं आ आ, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत, है ना। तो लिपि या स्क्रिप्ट एक ही बात होती है। इनके द्वारा जो भी वर्ड सेंटेंस लिखते हैं वो लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। जैसे यहीं पे मैं बात करूं, मैंने क्या लिखा यहां पर, नमस्ते, तो नमस्ते ये किसका शब्द है, हिंदी का, लेकिन लिखा किस लिपि में गया है, रोमन लिपि में लिखा गया है। तो यहां अगर आपसे कोई पूछे तो रोमन लिपि है जी, लेकिन शब्द किसका है, तो ये शब्द है किसका, हिंदी का।
चीज समझ में आ रही है? तो लिपि लैंग्वेज दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने आपसे बोला कि क्या बोला, ट्रेन, अब ट्रेन है, ट्रेन किसका शब्द है? ये अंग्रेजी लैंग्वेज का, इंग्लिश का है, लेकिन यहां पे जो लिपि है वो किसकी है? देवनागरी। तो आई होप आपको लिपि और लैंग्वेज के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत न तो कोई लिपि का विकास किया गया था, लिपि का मतलब न तो कोई वर्ड कि अगर हम बोल रहे हैं, उस समय लोग बोलते थे जैसे क ख कुछ भी बोला, यहां से कंठ से आवाज निकली, लेकिन उन्हें वह कोई सिंबल नहीं दे पा रहे थे कि इन्हें क्या सिंबल दें, क्या लिखें, यानी कोई लिपि डेवलप नहीं थी। जब लिपि डेवलप नहीं थी, है ना, तो जब लिपि डेवलप नहीं थी तो कोई लिखित साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कोई लिखित साक्ष्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो इतिहास है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होगा? पुरातात्विक स्रोत। और यहाँ पर जो मेनली हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, वह स्टोन एज। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित यहां पर कंप्लीटली हम पाषाण काल अर्थात स्टोन एज को पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। अब आद्य ऐतिहासिक काल जैसे ही आता है, यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल में आप देख रहे हैं ये सिंबल आपको बने हुए दिख रहे हैं, तो ये सिंबल ऐसे सिंबल हैं जिनको आज तक डिकोड नहीं किया गया है, यानी कि इन्हें डेस्फायर नहीं किया गया है, इनको डिकोड नहीं किया गया है कि आखिर ये सिंबल है ये बना क्या है, इसे कहते क्या है। तो यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास हो गया है, लेकिन उन्हें आज तक डिकोड नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर भी हम किस पर निर्भर रहेंगे? पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जब लिपि का विकास नहीं हुआ तो यहाँ पर भी लिखित एविडेंस नहीं मिल सकते, इसलिए यहाँ पर लिखित लिपि उपलब्ध नहीं है। लिखित लिपि उपलब्ध है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, हिस्टोरिक पीरियड की। हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आप देख सकते हैं ये सारी चीजें लिखी हुई दिख रही हैं। तो यहाँ लिपि भी डेवलप हो गई है, उसे पढ़ा भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी हम सोर्सेज की बात करेंगे, लिखित एविडेंस सोर्सेज की बात करेंगे, यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिलेंगे। देखो पुरातात्विक तो मिलते जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी मिलना प्रारंभ होंगे, ठीक है। तो महाजनपद काल से आगे की पूरी कहानी हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। आई होप यहां तक की पूरी चीज आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे, ठीक। अब जो हमने देखा, क्या देखा? यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम क्या देख रहे थे? स्टोन एज, पाषाण काल। तो पाषाण काल को पुनः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल को पुनः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये तीनों जो काल हैं वो हम स्टोन एज के अंतर्गत पढ़ते हैं। स्टोन एज को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये वाला जो काल है वो कौन सा काल है? स्टोन एज, ठीक है। अब स्टोन एज में सबसे पहले पुरापाषाण काल की बात करेंगे। पुरापाषाण काल में पत्थर बहुत ज्यादा मोटे होते थे, है ना। ये 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की बात है। इन्हें हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अभी टाइमलाइन देख रहे हैं। फिर मध्य पाषाण काल की बात आती है। मध्य पाषाण काल हम 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व क्या होता है ये भी चीजें आगे हम देखेंगे, ठीक। नव पाषाण काल आता है, ये 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। तो ये हमने स्टोन एज देख लिया, और ये किसके अंतर्गत आ रहा था? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताई, किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता देखिए यहां पर मैंने बताई थी आपको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है।
ये है 3000 से 1500 ईसा पूर्व, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र यानी तांबा और पाषाण पत्थर दोनों का कंबाइंड फॉर्म यहां पर हम देखते हैं। उसके बाद का काल वैदिक काल। वैदिक काल लिखे जाने लगे थे, पढ़े जाने लगे थे, इसलिए ये किसके अंतर्गत आ गया? ये आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ईसा पूर्व ये सारी चीजें क्या है, इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। ये बिफोर, कॉमन एरा, तो इन्हें हम देखते हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, देखिए यहां पर मैं बात करूंगा देखिए ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करेंगे, जैसे हम क्रिस्ट कैलेंडर भी बोलते हैं। तो क्रिस्ट कैलेंडर की जो बात होती है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं 2026, जैसे यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है। तो जो 2026 जो पढ़ते हैं, इसकी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी 2026 से, कहीं ना कहीं एक रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका एक रहा होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 4 आया होगा, फिर इस तरीके से 2026 तक चला होगा। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? यस और नो? अब इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कहां से की गई थी? जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। किस दिन? ऑन द डे ऑफ, ऑन द बर्थ ऑफ जीसस। तो जिस दिन जीसस का जन्म हुआ उस दिन से अब तक के ईयर को हम क्या बोल देते हैं? अब तक के ईयर को हम क्या बोल दे रहे हैं? देखो यहां पर हम सारी चीजें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, बिफोर क्रिस्ट और कॉमन एरा। तो जो बिफोर क्रिस्ट की बात करेंगे, बिफोर क्रिस्ट की बात करेंगे वो हम इधर चलेंगे, और कॉमन एरा की बात करेंगे यानी कि ऑन द बर्थ ऑफ जीसस। तो कॉमन एरा जो है वो हमारा कहां से कहां तक है? जीसस क्रिस्ट के जन्म से लेकर के और अब तक जो चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन एरा। जिसे क्या भी बोलते थे पहले? क्रिस्ट एरा। जैसे आम बोलचाल में अब लगातार ये प्रचलित हो गया, इसलिए अब क्या बोला जाने लगा? ये कॉमन एरा। और इसीलिए शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? सीई। इसे शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? सीई। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि 2026 साल ही, 2026 साल से पहले भी कुछ साल रही थी, तो 2026 या जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले भी कुछ साल नहीं थी, तो उनसे पहले को हम कैसे देखेंगे? तो उनसे पहले के जन्म को हम क्या देखते हैं? उनसे पहले के ईयर को हम क्या देखते थे? बिफोर, बिफोर क्रिस्ट एरा। तो इसे क्या बोल देते हैं? बी सी ई, बिफोर कॉमन एरा। यानी कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले के जो ईयर हैं उन्हें हम बीसीई से डिनोट करते हैं, और जो जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद के ईयर हैं उन्हें हम कॉमन एरा से डिनोट करते हैं, इन्हें एडी भी हम लिखते हैं। तो आई होप यहां तक चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा एक वर्ड और यूज किया जाता है, सिरका। तो सिरका का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो ये सारी चीजें हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया पाषाण उपकरणों के क्रमिक चरण, जैसे पाषाण काल शुरू हो गया तो किस किस बेस पर इनका डिवीजन किया गया था, है ना? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मेनली जो उपकरण, इंस्ट्रूमेंट मिलते थे, बड़े पत्थर मैंने बताए थे, हस्तकुटार, हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। जीवन शैली कैसी थी? यहाँ शिकार करते थे और खाद्य संग्रह, यानी कि अपना जहां पर खाद्य संग्रह, खाने पीने की जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करते थे, खत्म हो गई तो दूसरी जगह जाते थे, शिकार करते थे। और युग की प्रमुख खोज, इस युग की प्रमुख खोज क्या थी? आग की जानकारी। ठीक है, बात करेंगे मध्य पाषाण युग की। मध्य पाषाण युग में पत्थरों का आकार थोड़ा छोटा होने लगा, माइक्रोलिथ आने लगे। जीवन शैली कैसी थी? शिकार के साथ पशुपालन की शुरुआत कहां से हो गई थी? मध्य पाषाण काल से शिकार किसकी शुरुआत हो गई थी? पशुपालन की। इसके अलावा मानव की अंत्येष्टि का आरंभ मध्य पाषाण से शुरू हो गया था। मानव की अंत्येष्टि करना, है ना, उनके क्रियाक्रम करना। मानव अगर खत्म हो गया मनुष्य तो उसकी क्रियाक्रम, अंत्येष्टि करने का प्रारंभ हमें मध्य पाषाण काल से देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। लेकिन नव पाषाण काल में क्या परिवर्तन आया? इसमें मुख्य उपकरण पॉलिश किए गए धारदार उपकरण आने लगे थे। अब क्या करने? उपकरणों को थोड़ा सा पैना करने लगा, पॉलिश की जाने लगी, साथ ही पत्थर की कुल्हाड़ी भी बनाई जाने लगी।
इसके अलावा कृषि की शुरुआत और स्थिर ग्राम्य जीवन। तो जैसे ही नवपाषाण काल आता है, यहाँ पर जीवन शैली जो थी, लोग स्थिर होना शुरू हो गए, खेती करना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद इस युग में पहिए का आविष्कार हुआ और कुम्हार का चाक की शुरुआत हुई। तो हमने पाषाण काल तक पढ़ा। पाषाण काल के बारे में और भी विस्तृत जानकारी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।